दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे भारत हाईवेज इनविट लिमिटेड, इसके आने वाले आईपीओ पे। फ्रेंड्स, ये कंपनी करती क्या है, इस कंपनी के पूरे बिजनेस मॉडल को समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये अपने आईपीओ में जो पैसा प्राप्त करेगी उसका ये क्या करेगी। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए जरूरी जानकारी कि क्या आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या इसको छोड़ देना चाहिए। पूरी तरह से ये मेरा व्यू होगा और ये एजुकेशन पर्पज से बनाया गया वीडियो माना जाएगा, ना कि किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, कमेंट करिएगा बाद में वीडियो देखने के बाद कि आप क्या करने वाले इस आईपीओ में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भारत हाईवेज इनविट्स। सबसे पहले मैं आप लोगों को इनविट बताना चाहता हूं। इनविट क्या होता है कि एक तरह का ट्रस्ट होता है। तो ट्रस्ट के अंदर ये करते क्या है कि जैसे आप देखते हैं म्यूचुअल फंड्स में आप पैसा लगाते हैं, तो म्यूचुअल फंड बेसिकली कुछ लोग स्पॉन्सर करके उसकी स्थापना किए हुए होते हैं और उन्हें कहते हैं हम स्पॉन्सर। तो बड़े बड़े बैंक्स जो है म्यूचुअल फंड्स चलाते हैं और उसी के अंदर एएमसी होते हैं, कस्टोडियंस होते हैं, तरह तरह की चीजें म्यूचुअल फंड्स के अंदर होती हैं। और फिर वो पैसा आपसे लेने के बाद बताते हैं कि वो पैसा कहाँ लगाते हैं। नॉर्मली हम जानते हैं कि म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। इसके अलावा भी वो डेट इक्विटी फंड्स, डेट में इक्विटी फंड्स में सब जगह जगह पैसा लगाते हैं। तो फिर इनविट्स क्या करते हैं, इनविट्स आपसे पैसा लेते हैं और पैसा लेने के बाद वो हाईवेज में और इंफ्रास्ट्रक्चर के अलग अलग जगह पे, बिल्डिंग्स हो गए, रेसिडेंशियल है, कॉमर्शियल है, वहां पर वो एसेट्स को खरीदते हैं, उसे ऑपरेट करते हैं और इस तरह से अपने निवेशकों को फिर वापस से रिटर्न प्रोवाइड करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इनविट्स का है। ये भी ट्रस्ट के फॉर्मेट में गठित किए जाते हैं और स्पॉन्सर इनके अंदर होते हैं। अब आइए देखते हैं भारत हाईवेज इनविट्स क्या करती है। तो भारत हाईवे इनविट्स अगेन इट इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एस्टैब्लिश्ड टू एक्वायर, manage and invest in portfolio of infrastructure assets in India and to carry on the activities of infrastructure investment trust। अगर आपको अभी इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम है तो मैं आपको क्लियर करूं कि ये एक ट्रस्ट के रूप में काम करती है। एक्वायर करती है यानी कि खरीदती है, मैनेज करती है यानी प्रबंध करती है और इन्वेस्ट करती है इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स में भारत में, ठीक है। और इनविट की स्थापना करने के लिए आपको जरूरी है कि आपको परमिशन मिलेगी सेबी से। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स भी सेबी के अधीन होते हैं, तो उसी तरह से सेबी के अधीन आपको रह के काम करना होता है, ठीक है। और कहने का मतलब है कि सारा रेगुलेशन जो है सेबी के तहत होगा। और यहाँ इनका जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है एंड ये रजिस्टर्ड है अगस्त 3, 2022 को सेबी इनविट रेगुलेशन के अंतर्गत। अब देखिए स्पॉन्सर जो इनके हैं, ये इंगेज है क्या करने के लिए, टेस्टिंग सर्विसेज इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग एंड हैज एक्सपर्टाइज इन एनएसवी सर्वे, एफडब्ल्यूडी सर्वे, पेवमेंट डिजाइन ऑफ रोड एंड एयरपोर्ट्स, फिजिकल एंड केमिकल टेस्टिंग ऑफ सॉइल, यानी कि भौतिक और रासायनिक रूप से जो जमीन है, और लाइम, चूना, सीमेंट, रोड रफनेस टेस्टिंग, कंक्रीट और बिटुमिनियस मिक्स डिजाइन ऑफ रोड प्रोजेक्ट्स के, मतलब रोड से रिलेटेड जितनी भी टेक्निकलिटीज हैं उसमें इनका एक्सपर्टाइज है स्पॉन्सर्स का। और स्पॉन्सर ने इसके लिए एक लेबोरेटरी यानी कि लैब भी सेट करके रखा हुआ है, जो कि इनके रजिस्टर्ड एड्रेस पर और एक्रीडेटेड है। एक्रीडेटेड किससे है, इनके अपने क्षेत्र के एक्रीडेटेड बोर्ड के माध्यम से, यानी कि NABL, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरी फॉर द डिसिप्लिन ऑफ, ताकि इनका जो केमिकल, मैकेनिकल और नॉन डिस्ट्रक्टिव जो टेस्टिंग है वो एक तरह से प्रूव किया जा सके। अब NMHPL ये एसोसिएट स्पॉन्सर होता है, इसका एक क्लोज बडी है, रोड इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनी में है, जो कि इस कंपनी का एसोसिएट है। और इसका एक्सपीरियंस है डिजाइन कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस रोड एंड हाईवे प्रोजेक्ट में। NMHPL जो है वो 6 साल के एक्सपीरियंस के साथ यहां पे काम कर रहा है सिंस ईयर 2017। फर्दर बात करें स्पॉन्सर के ट्रैक रिकॉर्ड की, तो उनका रिकॉर्ड जो है वो फिजिकल केमिकल टेस्टिंग सॉइल का है और अदर मटेरियल का है, जैसे कि सीमेंट टेस्टिंग, फ्लाई ऐश, बिटुमिन, एमुल्सन, एग्रीगेट टेस्टिंग। और उसके लेबोरेटरी जो है वो NABL से, जैसा कि कहा, कि वो एक्रीडिटेड है। तो इस तरह से ये इस काम में प्रॉपरली एक्सपर्टाइज लेकर काम कर रहे हैं। फर्दर इट्स कैपेबिलिटी टू असेस द रफनेस एंड बैलेंस लाइफ ऑफ रोड प्रोजेक्ट्स अलाउ इज टू डिटरमाइन द एप्रोप्रिएट मेंटेनेंस। ये जो जमीन की क्वालिटी है, रफनेस और बैलेंस लाइफ करके, मतलब इससे ये इनको पता चल जाता है कि मेंटेनेंस एक्टिविटीज में रोड में कितना पैसा लगेगा बाद के समय में। अब फिलहाल कुछ जरूरी जानकारी आप लीजिए कि स्पॉन्सर
थ्रू इट्स सेल्फ एसोसिएट NMHPL स्पॉन्सर, जो कि इनका एसोसिएट है NMHPL, उसके माध्यम से एलिजिबिलिटी पूरी तरह से पूरी करता है सेबी के इनविट रेगुलेशंस की, जिससे कि इनका ये ट्रैक रिकॉर्ड पता चलता है, क्योंकि भाई सेबी तो एक अच्छा रेगुलेटर है जो कि साउंड ट्रैक रिकॉर्ड वालों को ही अलाउ करता है। तो इनका साउंड ट्रैक रिकॉर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। इट्स इनिशियल पोर्टफोलियो एसेट्स, इनका जो शुरुआती समय से जो पोर्टफोलियो एसेट चल रहा है, 7 रोड इनके पास हैं, जिनमें कि इनको ऑपरेट करने की अनुमति है पंजाब में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में। और ये जो रोड है वो ऑपरेटेड मेंटेनेंस परसुएंशन एंड कंसेशन राइट्स के तहत NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इनको दिए हुए हैं। अब इनका जो ट्रस्ट है यानी कि भारत हाईवे इनविट जो है वो प्रोविजनल रेटिंग क्रिसिल के द्वारा AAA स्टेबल की प्रोवाइड की गई है, जो कि काफी अच्छी मानी जाती है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए फ्रेंड्स। बिजनेस आपको समझ में आ गया, कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम कर रही है, ऑपरेट कर रही है, मेंटेन कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चरल एसेट्स इस समय कंपनी के पास 31 मार्च 2021 को 4,943.95 करोड़ के थे, 2022 में 5,536 करोड़ 40 लाख और 2023 में 6,056 करोड़ 28 लाख। लगातार एसेट्स में आपको वृद्धि दिखाई दे रही है। और इसी तरह से अगर आप देखें 30 सितंबर 2023 को एसेट्स की मात्रा जो है, एसेट्स की क्वांटिटी आपको घटते हुए नजर आ रही है 5,916 करोड़। इस तरह से रेवेन्यू क्या है 2,170 करोड़, 1,600 करोड़, 1,537 करोड़ एंड देन 388 करोड़ 54 लाख। ये 6 महीने का है। इसको अगर आप डबल करें, मान लीजिए इसको 400 ही मान लीजिए, तो 800 करोड़ अगर ये एनुअलाइज होगा तो भी यहां से इसको 50% का डिप यहां पे आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला करके आप देख सकते हैं कि आपका जो रेवेन्यू है वो लगातार घट रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसी हिसाब से नहीं घट रहा। आपका 149 करोड़ की प्रॉफिट 62 करोड़, देन अचानक से ये 527 करोड़ रुपए यहां पर हो गया। अदर इनकम इंटरेस्ट वगैरह से आता हुआ नजर आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स 30 सितंबर 2023 102 यानी कि 200 करोड़ का अगर आप इसको एनुअलाइज करेंगे तो आने की संभावना होगी 2023-24 वित्त वर्ष के लिए। फ्रेंड्स, ऑब्जेक्टिव क्या है इस इशू का? इस इशू का ऑब्जेक्टिव है कि जो पैसा इनको प्राप्त होगा उससे ये लोन प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइडिंग लोन्स टू अदर SPVs फॉर रीपेमेंट एंड प्रीपेमेंट इन पार्ट एंड फुल ऑफ देयर रेस्पेक्टिव आउटस्टैंडिंग लोन। इनके जो स्पेशल पर्पस व्हीकल्स हैं यानी कि स्पेशल यूनिट्स जो हैं उनको ये देंगे अपना लोन पेमेंट करने के लिए, और कोई पेनाल्टी वगैरह हो वो देंगे पूरा पेमेंट करने के लिए, और इसके अलावा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए इस पैसे का यूज प्रयोग किया जाएगा। अब फ्रेंड्स, इस आईपीओ से जुड़ी हुई कुछ टाइमलाइन आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए। 28 फरवरी को ये आईपीओ खुलेगा और 1 मार्च को बंद होगा। प्राइस बैंड 98 रुपए से 100 रुपए के बीच में। 150 शेयरों का लॉट साइज होगा फ्रेंड्स, और 2500 करोड़ रुपए इनको उठाने हैं और टोटल फ्रेश इशू है। तो ये एक अच्छी बात है कि पूरा का पूरा पैसा ये कंपनी के अंदर जाने वाला है। और ट्रस्ट या फिर इस तरह की चीजों में जहां पे स्पॉन्सरशिप ट्रस्ट के माध्यम से होती है, तो यहां पे किसी तरह का यहां ये नहीं होता कि कोई स्पॉन्सर आपको जाता हुआ नजर आता है। तो BSE NSE में यहां पर लिस्टिंग होगी। QIB कैटेगरी की बात करें तो यहां इनको मिलेगा 75% का रिजर्वेशन, यानी 2500 करोड़ रुपए से 75% निकाल लीजिए तो वो हो जाएगा QIB को मिलेगा, और NII HNI को 25%। आईपीओ का बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 4 मार्च को डिसाइड किया जाएगा। अगर आईपीओ आपको नहीं मिलता है, शेयर नहीं मिलता है, तो 5 मार्च को ही ये रिफंड हो जाएगा, और अगर मिल जाता है तो आपके डीमैट अकाउंट में 5 मार्च को ये क्रेडिट होगा। लिस्टिंग होगी आईपीओ की 6 मार्च को फ्रेंड्स। तो यहां ये है डेट्स। किस किस अमाउंट से आपको अप्लाई करना है ये जान लीजिए। एक लॉट रिटेलर को 150 शेयरों के लिए 15,000 रुपए अप्लाई करने होंगे। रिटेलर मैक्सिमम 13 लॉट 1950 शेयरों के लिए 1,95,000 रुपए लगाएंगे। SHNI मिनिमम 14 लॉट 2100 शेयर उनको मिलेंगे, 2,10,000 रुपए लगाने होंगे। SHNI मैक्सिमम 66 लॉट के लिए 9,900 शेयर और उनको लगाने होंगे 9,90,000 रुपए। BHNI मिनिमम 67 लॉट 10,050 शेयरों के लिए लगाने होंगे 10,05,000 रुपए।
तो फ्रेंड्स, इस कंपनी के बारे में मैंने आपको पूरा वेल इन्फॉर्म किया। ये कंपनी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों का जो जेस्टेशन पीरियड होता है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी जो होती है और रेवेन्यू होता है, वो काफी ज्यादा डाउटफुल होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रेवेन्यू कभी घट रहा है, कभी नीचे हो जा रहा है, कभी ऊपर चला जा रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि देखिए, आपका जो आप किसको सर्विस कर रहे हैं, आप रोड, आपने अपने पोर्टफोलियो में ले रखा हुआ है रोड, और रोड का जो बेसिकली स्वामित्व है वो सरकार के पास है। एनएचएआई के कृपा पात्र में आपको रह के यहां काम करना होता है। दूसरी तरफ इस पर्टिकुलर फील्ड में इनविट के अंदर, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में, रोड में के पोर्टफोलियो में किसी भी तरह का कोई लिस्टिंग कंपनी नहीं जिसके परफॉर्मेंस को आप एनालाइज कर सके कि हाँ, इसके परफॉर्मेंस को यहाँ पर के हिसाब से, दूसरी कंपनियों के परफॉर्मेंस के हिसाब से यहाँ पे कितने का वैल्यूएशन है, या फिर किस तरह से हम इसको वैल्यू दें। लेकिन फिर भी मेरी पर्सनल यहाँ पर सोचना ये होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो कंपनियां होती हैं वो अचानक से कभी कभी ग्रोथ दे देती हैं, यानी साइक्लिकल टाइप की होती हैं। कभी ग्रोथ दे दिया, कभी डाउन हो गया, कभी ग्रोथ दे दिया, कभी डाउन हो गया। साइक्लिकल टाइप का सिस्टम होता है। प्लस प्रोजेक्ट्स मिलना, ये एक बड़ा एक हर्डल होता है, और प्रोजेक्ट्स मिल जाए तो उसका एग्जीक्यूशन, ये भी एक समस्या होती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कुल मिलाकर के एक कॉम्प्लेक्स सेक्टर मेरे हिसाब से होता है। और अगर इस कंपनी के रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू आप देख सकते हैं कि गिर रहा है। प्रॉफिट रेवेन्यू के गिरने के बाद भी एक बार इन्होंने बढ़ा के रिपोर्ट किया है, जो कि एक मैटर ऑफ कंसर्न है। ये एक मुझे नहीं लगता कि अब किस तरह से हुआ, ये डिटेल आरएचपी देखने पर ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि अदर इनकम कंपनी ने रिपोर्ट किया हो, या फिर कोई एडजस्टमेंट आया हो। लेकिन जो भी हो, रेवेन्यू घटने पर प्रॉफिट को उसे फॉलो करना चाहिए, रेवेन्यू बढ़ने पर प्रॉफिट को उसे जरूर फॉलो करना चाहिए। क्या कोई लिस्टिंग गेन होगा? मुझे लगता नहीं है कि इसमें किसी तरह की लिस्टिंग गेन की संभावना होगी, या छोटा लिस्टिंग गेन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशन क्या होती है। अभी फिलहाल आपको पहले या दूसरे दिन तक वेट करना चाहिए, किस तरह से डिमांड करवट बदलती है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे कोशिश करना चाहिए। दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म के लिए क्या आपको ट्राई करना चाहिए? मैं अगर मुझे अपना पैसा यहाँ पर्सनली लगाना होगा तो मैं यहाँ बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनियां, अच्छी मैनेजमेंट और अच्छी क्वालिटी कंपनियां होगी तो बिल्कुल अच्छी बात है। हमारे पास एल&टी है, हमारे पास और भी अच्छे अच्छे ग्रुप हैं, नो डाउट दे आर परफॉर्मिंग वेल, बट मैं यहाँ से अपने आप को स्टे अवे रखना चाहूंगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस वीडियो में कंपनी की पूरी बिजनेस एनालिसिस और किस तरह से ये आईपीओ हिट होने वाला है और इस आईपीओ के पैसे का कंपनी क्या करने वाली है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिला। ये बिल्कुल कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी एक्शन अगर आप लीजिएगा तो अपने एडवाइजर से संपर्क करके ही लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करते हुए जाइए, और अगर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।